हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पी बाई क्यू, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट स्टेट्स के जो अकाउंट ऑफिसर, ऑडिट इंस्पेक्टर, अकाउंटेंट या ईपीएफओ के जो एग्जाम हुए हैं 2023, 24, 25 में, उनके जो क्वेश्चन पेपर हैं उनका डिटेल में सोल्यूशन हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा 8वां लेक्चर वीडियो है, राइट। तो चलिए फिर आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। एंड ये जो क्वेश्चन पेपर मैं इस समय डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, ये पिछले साल 2025 में ही 30 नवंबर को एग्जाम हुआ था। तो स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पेपर भेजा है, तो मैं ये फिलहाल आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हर लेक्चर में मैं इस क्वेश्चन पेपर के 2 पेज आपके साथ डिस्कस करती हूँ। लगभग 10-11 क्वेश्चन हम हर लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 109 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 120 तक हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। तो जरूर ये वीडियो अंत तक देखिएगा एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। एंड प्लीज मुझे फीडबैक भी दिया करिए कमेंट सेक्शन में कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपके लिए हेल्पफुल था कि नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, एक चीज ये है, स्कैन कॉपी यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है, बट ये थोड़ा सा ब्लर्ड है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन वापस यहाँ पर वर्ड में लिखा भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अप्लाइड व्हेन एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर इज नॉट रिकॉर्डेड एज सेल्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अप्लाइड, यानी आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जा रहा है जब एडवांस जो रिसीव होता है कस्टमर से इज नॉट रिकॉर्डेड एज सेल। जो एडवांस रिसीव हो रहा है कस्टमर से, हम उसको एज अ सेल नहीं रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये हम किस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के कारण ऐसा करते हैं, ठीक है। जो भी एडवांस रिसीव होता है हमें कस्टमर से, इट इज अ लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी है। तो इसे सेल क्यों नहीं मानते, इसे लाइबिलिटी क्यों मानते हैं, तो कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करता है। तो मैं बता दूं, मैंने अपने चैनल पे डिटेल में कुछ 14-15 अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन है, डिटेल में मैंने पढ़ाया है। तो वहीं पे मैंने आपको रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट भी बताया है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट या रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी इसको कहते हैं। ये क्या बताता है, ये बताता है रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करेंगे। तो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज तभी किया जाता है ओनली व्हेन इट इज अर्न, जब रेवेन्यू अर्न होता है तभी इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, मीन जनरली एट द टाइम ऑफ सेल, ठीक है। रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, जब सेल होती है। यानी ये अगर सेलर है, ये बायर है, तो जब गुड्स या सर्विसेज बायर के पास पहुंच जाए और जब बायर, कह लीजिए बायर लिएबल हो जाए, जो भी उस गुड्स से रिलेटेड जो भी रिस्क है रिवॉर्ड के लिए बायर लिएबल हो जाए, तब हम कहते हैं कि सेल हुई है। तो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाता है एट द टाइम ऑफ सेल ओनली, ठीक है, नॉट व्हेन द एडवांस मनी इज रिसीव। भले ही बायर ने पहले कुछ एडवांस मनी दिया था तो उसको तब रेवेन्यू को नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता है, रेवेन्यू को तभी रिकॉग्नाइज किया जाता है एट द टाइम ऑफ सेल, ठीक है। और जो एडवांस पैसा दिया है कस्टमर ने अगर दिया है तो इट इज अ लाइबिलिटी, ठीक है, ये लाइबिलिटी होती है। तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पे आंसर क्या है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगता है। बाकी जो 3 कॉन्सेप्ट है इनके बारे में भी बता देती हूँ, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये कहता है कि जो भी एसेट वगैरह रिकॉर्ड किए जाते हैं, इनको द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग दैट एसेट, इस एसेट को एक्वायर करने में जो खर्चा हुआ है उस पे उस एसेट को बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक, ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है। कंसिस्टेंसी क्या कहता है, कंसिस्टेंसी ये कहता है कि जो भी मेथड यूज किया जाता है एक साल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में, जो भी मेथड यूज करे फिर हर साल वही मेथड यूज करना होता है। जैसे डेप्रिसिएशन के को कैलकुलेट करने का आपने एक साल सपोज करिए स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया, तो हर साल वही करना होता है, ऐसा नहीं होता है बार बार चेंज करें। और अगर चेंज करना पड़े तो देयर शुड बी सम जेन्युइन रीजन, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो है दैट इज मैचिंग। मैचिंग क्या है, मैचिंग मैचेस द एक्सपेंसेस विद द रेवेन्यू ऑफ द सेम अकाउंटिंग पीरियड। ये जो मैचिंग है ये मैच करता है एक्सपेंसेस को रेवेन्यू के साथ, ठीक है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में उस ड्यूरेशन के जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको मैच कराना होता है विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड, ठीक है, दिस इज द मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक। तो दिस इज द तो आपको आंसर समझ में आ गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है। अगला क्वेश्चन क्या है, NACAS, NACAS स्टैंड फॉर, NACAS का फुल फॉर्म बताना है आपको।
तो NACAS बेसिकली क्या होता है इसके बारे में भी बता देती हूँ, और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ सकता है कि NACAS अब रिप्लेस होके क्या हो गया, ये भी पूछ सकते हैं। तो दोनों ही सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो NACAS क्या होता है? NACAS इज नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। NACAS क्या है? नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, दिस इज NACAS। ठीक, अब इसे किसने कंस्टिट्यूट किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंस्टिट्यूट किया था कंपनी एक्ट 1956 के तहत। इसका काम क्या था NACAS का? इसका काम था फॉर्मुलेशन एंड एडेप्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो जो फॉर्मुलेट किए जा रहे हैं, जो अडॉप्ट किए जा रहे हैं, उसके तहत एडवाइस करना, परामर्श देना, ये काम था NACAS का। फिर उसके बाद आप जानते हैं उसके बाद आपको पता है कंपनी एक्ट 2013 आया। ये तो पहले का है ना, कंपनी एक्ट 1956 के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद 2013 में जब कंपनी एक्ट 2013 आया, तब NACAS को रिप्लेस कर दिया गया NFRA से। NFRA, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। NFRA क्या है? नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी। NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसका भी वही काम है, इसका काम है कि जो भी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है उसके रिगार्डिंग उसको ओवरसी करना, उसके रिगार्डिंग एडवाइस करना, ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्वालिटी इंश्योर करना, ये सब NACAS का, जिसका नाम अब NFRA है। ठीक है, ये है इसका काम। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दिस इज द फुल फॉर्म। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? इसमें से कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों मैंने डिटेल में पढ़ाए हैं। आपको बताना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा नहीं है। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज बेसिकली डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के डे टू डे रनिंग के लिए जो भी खर्चे वगैरह होते हैं, ठीक है, एंड बिजनेस के डे टू डे वर्किंग में जो खर्चे होते हैं उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और ये जो खर्चे होते हैं ना, इनका बेनिफिट करंट अकाउंटिंग पीरियड या करंट फाइनेंशियल ईयर तक ही रहता है, तो उसे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बात समझ में आई? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब डे टू डे बिजनेस में जो खर्चे होते हैं प्लस जिनका बेनिफिट लिमिटेड होता है, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए है, उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी वो खर्चे जिसका बेनिफिट आगे कई सालों तक हमें मिलने वाला है। ठीक है, शायद कुछ ऐसा कोई एसेट हमने रिपेयर किया जिससे उस एसेट की लाइफ बढ़ गई, आगे कई सालों तक काम करेगा, तो वो सब जो है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई बिल्डिंग बनी, मशीनरी खरीदी, तो ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, आपको बताना है कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। तो अमाउंट स्पेंट ऑन द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन द रॉ मटेरियल, तो ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अमाउंट स्पेंट टू रिड्यूस द वर्किंग एक्सपेंसेस, तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रिपेयर टू अ मशीन नेसेसिटेटेड बाय नेग्लिजेंस ऑफ एन एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय की नेग्लिजेंस से कुछ नुकसान हो गया था जिसकी वजह से मशीन को रिपेयर करना पड़ा, तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगला देखते हैं, अमाउंट स्पेंड टू रिमूव अ वर्न आउट पार्ट ऑफ अ डिलीवरी वैन एंड रिप्लेस इट विद अ न्यू वन। यानी डिलीवरी वैन का एक खराब पोर्शन था, उसको रिमूव किया गया है, उसको नए उससे रिप्लेस किया गया है, तो उस पर जो खर्चा हुआ है दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इससे डिलीवरी वैन जो कि एक इंपॉर्टेंट कैपिटल है, फिक्स एसेट है, उसकी लाइफ बढ़ गई, अब वो कई आगे सालों तक काम करेगा, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन क्या है कि द रिटेन्ड अर्निंग इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ अकाउंट? जो रिटेन्ड अर्निंग है वो किस टाइप का अकाउंट है? एसेट है, एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है, स्टॉक होल्डर इक्विटी है, क्या है? तो देखिए, रिटेन्ड अर्निंग की अगर मैं बात करूं, रिटेन्ड अर्निंग होती क्या है? देखिए, रिटेन्ड अर्निंग मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है, देखिए नाम क्या है? रिटेन्ड अर्निंग, यानी ऑर्गेनाइजेशन की वो अर्निंग जो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है? रिटेन कर रही है, अपने पास रख रही है, वो शेयर होल्डर को डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है, दैट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, अब ये जो रिटेन्ड अर्निंग है क्या है? ये एसेट है? नहीं, दिस इज नॉट एन एसेट। लायबिलिटी है? नहीं। खर्चा है? नहीं, दिस इज शेयर होल्डर इक्विटी। ये जो प्रॉफिट है ना, ये रिटेन्ड अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन शेयर होल्डर को अपने प्रॉफिट न बांट के अपने पास जो रखती है ना, ये शेयर होल्डर इक्विटी है। दीज प्रॉफिट आर रिटेन्ड इन द बिजनेस फॉर फ्यूचर यूज, ये फ्यूचर में एक्सपेंशन के पर्पज से, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन के पर्पज से इस पैसे को यूज किया जाएगा, तो दिस इज शेयर होल्डर इक्विटी।
तो इवन आपने अगर बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है, ठीक है, लाइबिलिटी साइड में जब आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखेंगे तो आप अच्छा मैंने ब्लैक पेन हो गई, आप अगर बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखेंगे तो लाइबिलिटी साइड में आप सबसे पहले कैपिटल शो करते हैं, ठीक है, उसके बाद शेयर होल्डर इक्विटी शो करते हैं ना, तो शेयर होल्डर इक्विटी में ही रिटेन्ड अर्निंग आता है, उसके नीचे आप रिटेन्ड अर्निंग शो करते हैं, तो वहां पे भी देखा होगा आपने। तो रिटेन्ड अर्निंग इज द पार्ट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग शेयर होल्डर इक्विटी का ही पार्ट है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको आंसर समझ में आ गया है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, यानी किस कॉन्सेप्ट के कारण कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ओनर इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस एंटरप्राइज। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन जो टॉपिक पढ़ा था उससे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो भी बिजनेस का ओनर है वो बिजनेस में जो भी कैपिटल डालता है वो बिजनेस के लिए क्या है, इट इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, ठीक है। बाकी क्या दिया है, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, नन ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे काम कर रहा है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसका दो नाम है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, दोनों को मिक्स मत करो। ओनर बिजनेस में जो भी पैसा डालता है वो क्या है, वो बिजनेस की लायबिलिटी है, ठीक है। ऐसा नहीं माना जाएगा कि ओनर का ही बिजनेस है तो इसने अपने ही बिजनेस में तो पैसा डाला है, नहीं। ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये दोनों अलग अलग है, ओनर अलग है, बिजनेस अलग है, दोनों के ट्रांजेक्शन को मिक्स मत करो। ओनर ने पैसा डाला है तो वो बिजनेस में माना जाएगा कि इट इज अ कैपिटल, इट इज अ लायबिलिटी, ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, ठीक है, आज नहीं तो कल पैसा ये वापस करना है, लायबिलिटी है, इट इज एन ओनर्स इक्विटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लग रहा है। आगे और भी मैं ये बता देती हूँ, देखिए गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पता होना चाहिए बस ये, ठीक है। गोइंग कंसर्न क्या कहता है, गोइंग कंसर्न कहता है कि अभी नियर फ्यूचर में बिजनेस को क्लोज डाउन करने का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, बिजनेस विल रन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बिजनेस अभी लंबे समय तक चलेगा, तो ये गोइंग कंसर्न होता है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता है, डुअल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, पर ऐसा कोई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो ही कॉन्सेप्ट के नाम है। चलिए तो आंसर समझ में आ गया, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिवन द फॉलोइंग व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का अमाउंट बताइए, न्यूमेरिकल है छोटा सा। एसेट में आपको दिया गया है प्रीमाइसेस 20,000 के, स्टॉक 8,500, कैश है 100 रुपए, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में है क्रेडिटर 3,000, लोन जो है फ्रॉम मिस्टर ए 4,000, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का अमाउंट बताओ, ठीक। तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन जानते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है, अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है कि कैपिटल इक्वल्स टू क्या होता है, एसेट माइनस लायबिलिटी, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन हम जानते हैं, क्या ये लिखा हुआ है कि कैपिटल इक्वल्स टू क्या होता है, एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट क्या क्या है, एसेट है प्रीमाइसेस 20,000, स्टॉक 8,500, अच्छा ये यहाँ पे अब थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, अच्छा नहीं ठीक है, कैश 100 रुपए, तो 20,000 और 8,500 कितना हुआ, 28,500, ठीक है। ये दोनों को सम करेंगे 28,500, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ये 100 है, मैंने यहाँ पे 1,000 कर दिया, यही पे तो गड़बड़ हो गया, तो ये आ गया 28,600, ठीक है। तो दिस इज एसेट, ये आ गया एसेट पूरा। लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी क्रेडिटर 6,000 और लोन फ्रॉम मिस्टर ए 4,000, यानी 7,000 की लाइबिलिटी, तो ये आ गया आपका 7,000, ठीक है। अब इसको जरा माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21,600, ठीक है। अब बताइए इसमें से आंसर दिया है 21,600, हाँ ये तो दिया है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस वाले में थोड़ा ये मिसप्रिंट हो गया, मैंने 100 की जगह ये 1,000 कर दिया, जिसकी वजह से आंसर मेरा मैच नहीं कर रहा था, तो ये आंसर है 21,500, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि लायबिलिटी ऑफ ए शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू डैश of the share allotted to him, paid up value, called up value, face value, reserve price, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लायबिलिटी ऑफ ए शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू, यानी कोई जो शेयर होल्डर है कंपनी का, उसकी लायबिलिटी कितनी होती है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए जो कंपनी का जो शेयर होल्डर है, ये कंपनी है, इसका ये जो शेयर होल्डर है इसने कंपनी से शेयर लिया हुआ है, तो इसकी लायबिलिटी केवल उतनी है, कितनी, अनपेड अमाउंट, जो भी अमाउंट कॉल किया है कंपनी ने, जितने भी पैसे मांगे हैं उसमें से जो भी अमाउंट अभी तक ये नहीं पे कर पाया है ना,
वही इसकी मैक्सिमम लायबिलिटी है, इससे ज्यादा इसकी लायबिलिटी नहीं है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि कंपनी ने 10 रुपए कॉल्ड अप किए थे, ठीक है, इस शेयर होल्डर ने 6 रुपए दे चुका है, तो इसकी लायबिलिटी केवल बचे हुए 4 रुपए जो पर शेयर है, इतने की ही इसकी लायबिलिटी है और कुछ इसकी लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो वही है, लायबिलिटी ऑफ ए शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू कॉल्ड अप वैल्यू। लायबिलिटी कितनी है? कॉल्ड अप वैल्यू। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आंसर मिल गया। पेड अप वैल्यू मतलब होता है कितना पे कर चुका है। फेस वैल्यू मतलब ये जो 10 रुपए 20 रुपए फेस वैल्यू, वो रिजर्व प्राइस का यहाँ पे कोई कंटेक्स्ट नहीं है, तो कॉल्ड अप वैल्यू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी भी है कि अगर शेयर फुल्ली पेड अप है, ठीक है, तो शेयर होल्डर की कोई लायबिलिटी नहीं है। 10 रुपए कंपनी ने मांगा, 10 रुपए शेयर होल्डर दे चुका है, अब इसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। 10 रुपए कंपनी ने मांगा, 6 रुपए दिया है, अभी 4 रुपए नहीं दे पाया है, तो इसकी लायबिलिटी केवल 4 रुपए की है, जो बचे हुए अमाउंट है, और नहीं है। अनकॉल्ड पोर्शन ऑफ द कॉल्ड अप वैल्यू, अनकॉल्ड पोर्शन, जो पोर्शन अभी कंपनी ने कॉल नहीं किया, केवल उतनी लायबिलिटी है और नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रियल अकाउंट इज ऑलवेज शो। रियल अकाउंट क्या डेबिट बैलेंस शो करता है, क्रेडिट बैलेंस शो करता है, नील बैलेंस शो करता है, कैन नॉट बी बैलेंस? तो बताना है आपको। तो सबसे पहली बात है, जो रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट इज रिलेटेड विद एसेट। रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? एसेट से, प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। और इससे रिलेटेड रूल हम जानते हैं क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसे डेबिट करो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। तो रियल अकाउंट हमेशा क्या शो करता है? डेबिट बैलेंस शो करता है। मैंने जब वीडियो लेक्चर में इसका फंडामेंटल बताया है तो वहां पे डिटेल में बताया है। ठीक है, तो ये जो आपका रियल अकाउंट है, इट ऑलवेज शोज द डेबिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस शो करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि इफ अ चेक इज इशूड बाय अस इज डिसऑनर्ड द क्रेडिट इज गिवन टू। सपोज करिए हमारा बिजनेस था, हमने चेक इशू किया, ठीक है, अब वो चेक डिसऑनर हो गया, तो बताइए क्रेडिट, द क्रेडिट इज गिवन टू, क्रेडिट किसे दिया जाएगा? चेक अगर डिसऑनर हो गया तो क्रेडिट किसे दिया जाएगा? तो देखिए, सबसे पहले तो जब चेक इशू किया तब क्या एंट्री की, और अगर चेक डिसऑनर हो जाता है ना तो वही एंट्री पलट जाती है। तो आपको ये समझना होगा। तो देखिए, व्हेन द चेक इज इशूड बाय बिजनेस, कंपनी ने चेक इशू किया, ठीक है, तब एंट्री क्या है, और चेक डिसऑनर हो गया तब एंट्री क्या है, तो वो अगर पता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्रेडिट क्या हो रहा है। तो देखिए, व्हेन द चेक इज इशूड, जब चेक इशू करते हैं तो एंट्री क्या है? हम क्रेडिटर को चेक इशू करेंगे ना। ठीक है, सपोज करिए हमने क्रेडिटर से कुछ रॉ मटेरियल वगैरह खरीदा था, सप्लायर था, उससे रॉ मटेरियल खरीदा था, अभी पेमेंट नहीं किया है, तो जब हम पेमेंट कर रहे हैं, चेक में कर रहे हैं, तो वो क्रेडिटर कहलाएगा ना। तो चेक इशू जब हम करते हैं उसको, तो एंट्री क्या होती है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक, और अगर हमारा चेक डिसऑनर हो गया है तो एंट्री को पलट देंगे। ठीक है, तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। ठीक, अब एक चीज और है, यहाँ पे क्रेडिटर तो दिया ही नहीं है, यहाँ दिया है बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, नन और कस्टमर अकाउंट। तो बेसिकली वो कस्टमर है, यहाँ पे कस्टमर, कस्टमर बेसिकली पार्टी, जो दूसरा थर्ड पार्टी है वो। तो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एरर विच इज नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस ही मैंने डिटेल में पढ़ाया है। ट्रायल बैलेंस से बेसिकली अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पता चलती है। ठीक है, मतलब कोई हमने कैलकुलेशन में, ऐड सब्सट्रैक्ट करने में तो कोई गलती नहीं की है। देखिए, सबसे पहले बनता है जर्नल, उसके बाद बनता है लेजर, उसके बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो हमने जर्नल और लेजर बनाने में कोई गलती तो नहीं की है, कोई अर्थमेटिकल एरर तो नहीं हुआ है, तो यही चीज बस ट्रायल बैलेंस से चेक होती है। बाकी कुछ प्रिंसिपल से रिलेटेड हमने एरर किया है तो वो ट्रायल बैलेंस से नहीं चेक होगा। ठीक, अब इस सवाल में पूछा गया है कि कौन सा एरर है जो ट्रायल बैलेंस से चेक नहीं होता है। तो पहला है एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन मतलब आपने शायद डेबिट साइड वाला तो रिकॉर्ड किया, क्रेडिट साइड वाला नहीं रिकॉर्ड किया, पार्शियल ओमिशन हुआ, तो इससे क्या है? ट्रायल बैलेंस तो मैच नहीं होगा ना, डेबिट और क्रेडिट ट्रायल बैलेंस का बराबर नहीं आएगा, तो इससे क्या है? ये तो डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? रॉन्ग टोटलिंग ऑफ लेजर। लेजर की अगर आपने टोटलिंग गलत की है तो भी ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का काम क्या है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है। रॉन्ग क्या? एरर इन पोस्टिंग टू रॉन्ग साइड। अगर आपने गलत साइड पोस्टिंग की है तो भी बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, अर्थमेटिकल इनएक्यूरेसी आ जाएगी, जो ट्रायल बैलेंस से चेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों तो डिस्क्लोज हो जाएंगे, लेकिन ये वाला जो एरर है, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन का क्या मतलब है कि डेबिट भी आप रिकॉर्ड करना भूल गए, क्रेडिट भी रिकॉर्ड करना भूल गए, पूरा ही ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करना भूल गए, ओमिशन हो गया, तो फिर क्या होगा? तो मिसमैच का कोई चांस ही नहीं है ना, जितना डेबिट उतना क्रेडिट, मिसमैच का कोई चांस नहीं है।
तो ये जो एरर है ना, दिस कैन नॉट बी डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, ये नहीं डिस्क्लोज होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसफर आइटम्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस टू ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट आर मेड बाय मींस ऑफ जर्नल एंट्री विच आर टेक्निकली कॉल्ड। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो रेवेन्यू एंड एक्सपेंस के जो आइटम है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, तो जो रेवेन्यू एंड एक्सपेंस के जो आइटम है इनको ट्रांसफर किया जाता है फाइनेंशियल ईयर के एंड में। किस में ट्रांसफर किया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट में किया जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्रॉफिट लॉस हुआ है ये पता चल सके। ठीक है, तो जो रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस के जो आइटम है, इन्हें जो लास्ट में जो ट्रांसफर किया जाता है, तो इसको टेक्निकली क्या कहा जाता है, यही पूछा जा रहा है ना। आर मेड बाय मीन ऑफ जर्नल एंट्री विच आर टेक्निकली कॉल्ड। अच्छा, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस के आइटम को जब ट्रांसफर किया जाता है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में, तो उसे टेक्निकली, इसके लिए जर्नल एंट्री एक पास की जाती है, तो उसे टेक्निकली क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, डबल एंट्री, नन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसको कहा जाता है क्लोजिंग एंट्री। फाइनेंशियल ईयर के एंड में क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर के एंड में जितने भी रेवेन्यू अकाउंट थे, जितने भी एक्सपेंस अकाउंट थे, उन सबको क्या किया जाएगा? क्लोज किया जाएगा ना, क्लोज किया जाएगा, और उसका जो भी बैलेंस है वो ट्रेडिंग अकाउंट या फिर पीएल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को पता चल सके कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। यही होता है ना। तो वही है, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंस अकाउंट है, इन सबको इसमें ट्रांसफर किया जाएगा। कैसे? क्लोजिंग एंट्री के थ्रू। तो ऑप्शन क्या है आंसर? ऑप्शन ए, क्लोजिंग एंट्री। ठीक है, अब आप एक बात जानते होंगे, मैंने जब ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट पढ़ा है, तो ये बात डिटेल में बताया है कि जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट इनकम है, इनको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? पीएल अकाउंट। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है आंसर, क्या होगा? क्लोजिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री का मतलब तो जानते हैं ना, ये भी ऑप्शन में दिया है। ओपनिंग एंट्री मतलब होता है कि अकाउंटिंग ईयर के बिगनिंग में जो एंट्री करते हैं, टू ब्रिंग फॉरवर्ड द बैलेंसेस, जो पिछले साल के जो बैलेंसेस हैं, जो कैरी फॉरवर्ड आके आ रहे हैं, उनको ब्रिंग करने के लिए ओपनिंग एंट्री की जाती है। बाकी क्लोजिंग एंट्री करके जो भी बैलेंस होता है वो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट शुड बी। अगर पीएल अकाउंट का अनफेवरेबल बैलेंस है, पीएल अकाउंट का अनफेवरेबल बैलेंस मतलब क्या हुआ? लॉस। पीएल अकाउंट का फेवरेबल बैलेंस मतलब क्या हुआ? गेन। ठीक है, यही मतलब हुआ। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अनफेवरेबल बैलेंस जो है पीएल अकाउंट का, शुड बी subtracted from liability, subtracted from current asset, subtracted from capital, add to the liability। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट शुड बी, जो अनफेवरेबल बैलेंस है पीएल अकाउंट का, ठीक है, जो अनफेवरेबल बैलेंस है पीएल अकाउंट का, इट शुड बी, उसे लाइबिलिटी में से सब्सट्रैक्ट करते हैं, कैपिटल में से सब्सट्रैक्ट करते हैं, करंट अकाउंट में, करंट एसेट में से, कि लाइबिलिटी में। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा होगा, वहां पे आपने देखा होगा बैलेंस शीट में, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट है वो एक मिनट बनाती हूँ। आपने देखा होगा बैलेंस शीट में इधर लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल होता है, अगर लॉस हो रहा है तो कैपिटल में से माइनस करते हैं, और अगर गेन हो रहा होता है तो कैपिटल में प्लस करते हैं। ये देखा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट, यानी लॉस हो रहा है तो वो कैपिटल में से माइनस करेंगे, तो दिस विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कैपिटल। ये कैपिटल में से माइनस किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट इस तरीके से होता है। ठीक है, ये ओनर्स क्लेम को रिड्यूस करता है, राइट। तो इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे आप आंसर समझ गए होंगे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और एक बात और है, बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ये क्वेश्चंस हैं, मैं देख रही हूँ ये जो लास्ट के क्वेश्चंस हैं ये बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हैं। एकदम क्लास 11th में ये सब टॉपिक आपने पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, अकाउंटिंग इक्वेशन, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, ये सारे एकदम स्टार्टिंग के क्वेश्चन है। तो इसके लिए मेरी जो बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो प्लेलिस्ट है वो आप रेफर कर सकते हैं, वहां से आप ये आसानी से समझ सकेंगे। ये सारे टॉपिक वहां मैंने डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एंड प्लीज वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।